हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का दूसरा नियम। इसके पहले हम मेंडल का पहला नियम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मेंडल का दूसरा नियम पढ़िए। यहाँ हम मानकर चलते हैं कि आपको मेंडल का पहला नियम पता है। हम मेंडल का दूसरा नियम अब पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने कुल 3 नियम दिए हैं, जिनमें से हम एक पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ने वाले हैं, तीसरा आने वाले वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब हम मेंडल का दूसरा नियम पढ़ते हैं। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया? मटर के ऊपर। ये आपको पता है पहले ही नियम में। मेंडल ने 2 अलग अलग प्रकार के मटर लिए। एक ऐसा मटर का पौधा लिया जो लंबा था, और एक ऐसा मटर का पौधा लिया जो बौना था, यानी जिसकी लंबाई कम थी। तो मेंडल ने क्या किया? 2 अलग अलग मटर के पौधे लिए। अब एक बात और आपको याद रखना है कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। अब जीन कहाँ पाए जाएंगे? डीएनए का एक भाग। जैसे ये एक डीएनए है, तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जीन कहलाएगा। इस जीन का कार्य क्या होता है? लक्षण का निर्धारण करना, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करना या निर्धारित करना। और लक्षणों के निर्धारित करने के लिए एक जोड़ी जीन की आवश्यकता होती है। ये कोई जीन है, इसे मान लो हम किसी न किसी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे समझने के लिए। मान लो हम ए अक्षर ले लेते हैं इस जीन को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ये पौधे का लंबापन, ये भी एक लक्षण है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाएगा। तो इस लक्षण को कोई ना कोई जीन प्रदर्शित कर रहा होगा, तो इस जीन को हम लिख देते हैं अक्षर से। कौन से अक्षर से? टी से। कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक जोड़ी जीन मिलकर लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बौनेपन का लक्षण भी एक जोड़ी जीन प्रदर्शित करेंगे। इसे हमने स्मॉल टी जीन से, स्मॉल टी अक्षर से प्रदर्शित कर दिया, इन दोनों जीन को। इतना समझ में आया? अब ये क्या है? इन्हें हम जनक के रूप में उपयोग में लेंगे। जनक का मतलब एक को हमने नर के रूप में उपयोग में ले लिया, एक को मादा के रूप में, यानी एक पिता के रूप में कार्य करेंगे, माता के रूप में। अब इन दोनों के मध्य निषेचन करा देते हैं, यानी संकरण करा देते हैं। तो देखते हैं कि इनसे जो भी संतानें प्राप्त होती हैं उनमें किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। ये नर का एक जोड़ी जीन है, ये मादा का एक जोड़ी जीन है। एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। इसका मतलब संतान के अंदर भी एक जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण का निर्धारण कर रहे होंगे। और वो संतान के अंदर एक जोड़ी जीन आएंगे कहाँ से? एक जोड़ी जीन मतलब 2 जीन कहाँ से आएंगे? एक जीन नर से आएगा, एक जीन मादा से, यानी एक पिता से एक माता से। एक एक जीन मिलकर संतान के अंदर भी एक जोड़ी जीन बन जाएंगे। तो मान लो इसकी 4 स्थितियां बनेंगी। मान लो पिता का ये वाला जीन माता के इस वाले जीन से जुड़ जाता है, तो संतान में कौन सा एक जोड़ी जीन बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहली स्थिति ये बनेगी। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? मान लो पिता का ये वाला जीन माता के इस वाले जीन से जुड़ जाता है, तो भी संतान में किस प्रकार का जीन का जोड़ा दिखेगा? इसी प्रकार का। तीसरी स्थिति, पिता का ये वाला जीन माता के इस वाले जीन से, या नर का ये जीन मादा के इस जीन से जुड़ता है, तो क्या बनता है? फिर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। चौथी स्थिति में भी सेम वही प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं ये पहली पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी, इसे हम कहेंगे पहली पीढ़ी को। तो F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें प्राप्त होती हैं सभी के अंदर समान प्रकार के जीन दिखाई दे रहे हैं, यानी एक जोड़ी जीन सबके अंदर समान है। ये सभी कैसे प्राप्त होने चाहिए? एक लंबा पौधा था, एक बौना पौधा था, इनके मध्य निषेचन करा गया तो ये मीडियम आकृति का प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। सभी लंबे संतानें प्राप्त हुई। ये हम मेंडल के पहले नियम में ही पढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ था कि सभी लंबे संतानें प्राप्त हुई? क्योंकि किसी 2 जनकों के मध्य संकरण कराने पर किसी एक ही जनक का लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे इसमें लंबा है तो लंबे संतानें प्राप्त हुई, कोई यहाँ बौना है तो कोई भी बौना संतान प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब
ये लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है अगली पीढ़ी में, केवल ये वाला दिखा रहा है। यहाँ तक हम मेंडल के पहले नियम में ही पढ़ चुके थे। इसके आगे मेंडल का दूसरा नियम स्टार्ट होगा। यहाँ तक समझ गए आप? अब जैसे ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, तो हम पहचान कैसे करेंगे? केवल लंबा पौधा बताया जाएगा। तो जीन को देखकर, जो ये जिसमें जो दोनों जीन समान दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी दोनों समान है, इसे हम कहेंगे शुद्ध पौधा। मतलब ये कैसा लंबा है? शुद्ध लंबा। और जिसमें दोनों जीन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक कैपिटल टी दिखाई दे रहा है, दूसरा स्मॉल टी, इसे हम कहेंगे अशुद्ध पौधा। मतलब ये कैसा लंबा है? अशुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। इतना समझ में आया? चलिए, अब F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी की किन्हीं दो संतानों को लेते हैं। मान लो F1 पीढ़ी की हमने ये पहली संतान और ये दूसरी संतान, इन दोनों संतानों को ले लिया। अब अगली बार हम क्या करेंगे? इन दो संतानों के मध्य संकरण यानी कृत्रिम निषेचन कराएंगे और देखेंगे कि जो दूसरी इनसे जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी उनमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया? F1 पीढ़ी से प्राप्त दो पौधों को ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरी बार इन्हें हमने जनक के रूप में का उपयोग में ले लिया। ठीक वैसे ये कैसा पौधा है? लंबा। कैसा लंबा? अशुद्ध लंबा, क्योंकि दोनों जीन अलग अलग हैं। ये भी कैसा है? लंबा, अशुद्ध लंबा। अब हम क्या करते हैं कि इनके मध्य संकरण कराते हैं, तो देखते हैं कि संतान में किस प्रकार के जीन दिखाई देते हैं। तो इसकी भी चार स्थितियां बनेंगी जैसे पहली पीढ़ी में बनी थी। मान लो नर, इसमें भी मान लो इसे हमने नर के रूप में उपयोग ले लिया, इसे मादा के रूप में, यानी एक को पिता के रूप में, एक को माता के रूप में। तो देखते हैं कि अगर नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ता है तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरी स्थिति, अगर नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ेगा तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तीसरी स्थिति, अगर नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ेगा फिर भी क्या प्राप्त होगा? स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो उसी को हम आगे पीछे करके लिख देते हैं, जो बड़ा अक्षर होता है उसे वो पहले लिखा जाता है। चौथी स्थिति, अगर नर का ये वाला जीन मादा के इस वाले जीन से जुड़ेगा क्या प्राप्त होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई? दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी को क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी। कहाँ से हमने प्राप्त किया? पहली पीढ़ी की दो संतानों के मध्य संकरण करा के। अब हम F2 पीढ़ी के लक्षणों को देखते हैं। जैसे F2 पीढ़ी में 4 संतानें प्राप्त हुई हैं, एक के अंदर अलग, दो अलग दिखाई दे रहा है, 3 एक फिर अलग दिखाई दे रहा है। चारों संतानें में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? देखो, पहला कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये कैसा पौधा है? ये लंबा पौधा है। और ये दोनों स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी है, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी है। ये कैसा पौधा है? ये भी लंबा पौधा है। कैसे पता चला कि ये लंबा है, ये लंबा है? इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं F1 पीढ़ी में कैपिटल टी, स्मॉल टी ये लंबे पौधे होते हैं, और कैपिटल टी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कैपिटल टी ये लंबा पौधा होता है। तो यहाँ हम जानते हैं कि कैपिटल टी लंबा पौधा होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा होता है। लेकिन अंतर क्या है कि दोनों इसमें समान है, मतलब ये शुद्ध लंबा है, और इसमें दोनों जीन अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ये कैसे हैं? अशुद्ध लंबा। बाकी एक क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या होता है? बौना पौधा। इसके पहले हमने F1 पीढ़ी में पढ़ा था स्मॉल टी। यहाँ देखिए, स्मॉल टी बौना पौधा। तो यहाँ अब हम क्या करते हैं, ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब F2 पीढ़ी में हम देखते हैं कि एक बौना पौधा प्राप्त हुआ, बाकी 3 लंबे प्राप्त हुए हैं। तो इनका अगर हम लक्षण देखें, बाहरी लक्षण, बाहर से देखने पर ये कैसे दिखाई देंगे, यही कहलाता है इनका लक्षण प्रारूप।
लक्षण प्रारूप का मतलब बाहरी लक्षण का अध्ययन करना। अब बाहर से लक्षण को देखेंगे तो ये भी हमें लंबा दिखेगा और ये दोनों भी लंबे दिखेंगे। बाहर से देखकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन शुद्ध लंबा है कौन अशुद्ध लंबा, वो तो जब हम आंतरिक संरचना देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन बाहर से देखने पर हमें ये भी लंबा दिखाई देगा, ये दोनों भी लंबे दिखाई देंगे। मतलब कितनी संतानें ऐसी हैं जो लंबे दिखाई देंगे? 3। और इसके अतिरिक्त एक संतान ऐसी है जो बौनी दिखाई देगी। तो लक्षण प्रारूप का अनुपात हम देखते हैं कितना आया, 3 और 1, जिसमें 3 क्या है? लंबा पौधा और 1 क्या है? बौना पौधा। इसमें हमें शुद्ध अशुद्ध नहीं बताना होता क्योंकि हम लक्षण प्रारूप में बाहरी लक्षण को देखते हैं। ये पता चल गया। अब हम उसके बाद देखते हैं कि इसका जीन प्रारूप, F2 पीढ़ी की संतान की जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब होता है कि बाहरी लक्षण को न देख करके आंतरिक संरचना का अध्ययन करना या जीन की संरचना का अध्ययन करना। मतलब अब हम केवल ये नहीं देखेंगे कि पौधा केवल लंबा दिखाई दे रहा है या बौना, बल्कि ये भी देखेंगे कि पौधा शुद्ध दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध दिखाई दे रहा है, पौधे के दोनों जीन समान हैं या पौधे के दोनों जीन अलग अलग हैं। इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो F2 पीढ़ी की संतानों का अगर हम जीन प्रारूप में अनुपात निकालें तो क्या होगा? जीन प्रारूप में अनुपात देख लो। जैसे यहाँ क्या है? कैपिटल टी, तो एक कहीं और कैपिटल टी है नहीं, तो एक क्या प्राप्त हो गया? कैपिटल टी। बाकी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी एक ये रहा, यानी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। अब बाकी एक फिर से क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल टी। तो यहां हमें जीन प्रारूप किस अनुपात में प्राप्त हुआ? 1:2:1 के अनुपात में, जिसमें एक क्या है? शुद्ध लंबा, क्योंकि इसमें हमें शुद्ध अशुद्ध बताना है। आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं यानी जीन की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। एक क्या है? शुद्ध लंबा, 2 क्या है? ये अशुद्ध लंबे, और 1 क्या है? बौना। इतना समझ में आया? अब देखो, मेंडल के दूसरे नियम को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कहेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्यों कहेंगे? क्या कहेंगे? पहले पृथक्करण का नियम, एक तो ये कहेंगे मेंडल के दूसरे नियम को, और ये भी कहते हैं युग्मकों की एक ये कहेंगे पृथक्करण का नियम, और दूसरा हम कहेंगे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये 2 नामों से हम जानते हैं मेंडल के दूसरे नियम को। अब ये 2 नाम क्यों कहा गया? देखो, जैसे अभी तक हमने देखा कि जब हम F1 पीढ़ी प्राप्त कर रहे थे, 2 संतानों के मध्य संकरण करा के, एक लंबा एक बौना के मध्य संकरण करा के हमने क्या प्राप्त किया? सभी लंबे पौधे। दूसरी पीढ़ी के लिए हमने F1 पीढ़ी की 2 संतानों के मध्य संकरण कराया तो क्या प्राप्त हुआ? लंबा भी प्राप्त हुआ, बौना भी। यानी लंबे तो अधिकतर दिखाई दे रहे हैं, बौनेपन का लक्षण यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने लंबा बौना 2 अलग अलग लिया तो केवल लंबा प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ हमने ये भी लंबा ये भी लंबा, 2 लंबे पौधों के मध्य संकरण करा, लंबा तो प्राप्त ही हुआ लेकिन उसके साथ बौना भी प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि बौनेपन का ये जो एक जीन था जिसे हम स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते थे, ये स्मॉल टी, ये अलग हो गया। किससे अलग हो गया? जोड़े से अलग हो गया। ये स्मॉल टी, ये एक जोड़ा है, जोड़े के रूप से ये वाला जीन अलग हो गया, और इस जोड़े के रूप से ये वाला जीन अलग हो गया। तो ये दोनों जीन अलग होकर एक साथ जुड़ गए, जिसके कारण एक बौना लक्षण दिखाई दिया। तो अलग होना का मतलब क्या होता है? पृथक होना। अलग को ही पृथक कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्यों कहें? क्योंकि इसमें अप्रभावी लक्षण के जीन प्रभावी वाले से पृथक हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। इतना समझ में आया? और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहें? क्योंकि
लंबेपन का लक्षण तो हर जगह दिखाई दे रहा है। लंबेपन में अशुद्ध भी प्राप्त हो रहे हैं, ये अशुद्ध भी प्राप्त हो रहे हैं और शुद्ध भी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन बौनेपन का एक लक्षण शुद्ध प्राप्त हुआ कि नहीं, हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम किस आधार पे कहा गया है? बौनेपन के लक्षण के आधार पे, कि F2 पीढ़ी में बौनेपन के लक्षण वाला भी एक शुद्ध युग्मक या एक शुद्ध संतान प्राप्त होती है। देखो बौना पौधा शुद्ध युग्मक है। इतना समझ में आया? अब चलो इसे हम देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। मेंडल का दूसरा नियम, इसी को पृथक्करण का नियम भी कहेंगे या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो विषम युग्मजी संतानों का संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाली समयुग्मजी संतानें भी उत्पन्न होती हैं। इसे मेंडल का दूसरा नियम भी कहते हैं। क्या कहा गया है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त, यानी F1 पीढ़ी से हम कुछ पौधों को प्राप्त करेंगे, जैसे यहाँ हमने किया। F1 पीढ़ी से दो पौधों को प्राप्त किया। उसके आगे क्या कहा है? F1 पीढ़ी से प्राप्त दो विषम युग्मजी संतानों का संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में यहाँ एक शब्द है विषम युग्मजी और एक शब्द है समयुग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब ये होता है कि जैसे कैपिटल टी दोनों अलग अलग है, इसे कहेंगे विषम युग्मजी। समयुग्मजी का मतलब कैपिटल टी दोनों समान है, इसे समयुग्मजी। यानी शुद्ध जाति क्या होते हैं? समयुग्मजी। अशुद्ध जाति क्या होते हैं? विषम युग्मजी। इतना समझ में आया? अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? ये F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी संतानों का संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाली संतानें भी उत्पन्न होती हैं। क्योंकि F2 पीढ़ी में हमें स्मॉल टी प्राप्त हुआ। यहाँ हमने देखा था F2 पीढ़ी में स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण वाला भी युग्मक प्राप्त हुआ। यहाँ तक समझ में आया? इसे मेंडल का दूसरा नियम कहते हैं। उदाहरण सेम वही दिया है। जब मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ देखो, जब मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। अब परंतु जब F1 पीढ़ी से प्राप्त किन्हीं दो संतानों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं, बौने पौधे, लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। किस अनुपात में? 3:1 के अनुपात में। मतलब 3 लंबे 1 बौने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इसके पहले ये 3 लंबे 1 बौने ये लिखा है। F1 पीढ़ी से प्राप्त दो संतानों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3 लंबे 1 बौने पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसके आगे हमें ये लिखना है। ये लिखने के बाद हमें ये चित्र भी बनाना है। F1 पीढ़ी को पहले जनक से हमने F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी प्राप्त की। पहली पीढ़ी के दो संतानों को ले लिया, दो संतानों के मध्य संकरण करा तो क्या प्राप्त हुआ? F2 पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी के अंदर लक्षण प्रारूप 3:1 के अनुपात में प्राप्त होगा और जीन प्रारूप 1:1 के अनुपात में प्राप्त होगा। ये आप पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।